नमस्कार सभी को। दोस्तों, शुरुआत एक सवाल से करते हैं कि क्या भारत में किसी राज्य की पुलिस हो, क्या वो इतनी शक्तिशाली हो सकती है कि वो सीधे किसी अदालत के आदेश को, किसी जज साहब के आदेश को रद्दी में फेंक दे, उसको कोई अहमियत ही ना दे। क्या कोई आईपीएस अधिकारी खुलेआम ये कह सकता है कि अदालत का फैसला गैर कानूनी है और हम इसे नहीं मानेंगे? तो आपका जवाब होगा कि नहीं यार, रियल लाइफ में ऐसा नहीं हो सकता। फिल्मों में ये सब ठीक लगता है, बट रियल लाइफ में किस पुलिस वाले की सामत आई होगी जो सीधे जज साहब से या अदालत से पंगा लेगा? पर यकीन मानिए, जब आपके पास सिस्टम का पावर होता है, जब आपको लगता है कि आपको बचाने के लिए सरकार पीछे खड़ी है, तो ये कभी-कभी कॉन्फिडेंस कह लो, ओवर कॉन्फिडेंस कह लो, इसमें आकर लोग ऐसी भी गलती कर देते हैं। और आज के समय में उत्तर प्रदेश के संभल जिले में यही हकीकत बन के सामने आ रहा है। 24 नवंबर 2024 में संभल में जो हिंसा हुई थी, वो शायद आपको याद होगा, जिसने पूरे देश को झकझोर दिया था। और उस वक्त जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान जो गोलीबारी हुई थी, उसमें कई लोगों की जान गई थी। और अब 1 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, कानूनी लड़ाई अभी भी कोर्ट में चल रही थी। और 1 साल के बाद चंदौसी के चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट ने उस वक्त के हीरो माने जाने वाले पुलिस अधिकारी और वर्तमान एएसपी अनुज चौधरी समेत कई पुलिस वालों पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। लेकिन असली कहानी तो यहाँ से शुरू होती है, जब संभल पुलिस ने इस आदेश के खिलाफ बगावत कर दी है, इसको मानने से इनकार कर दिया है। तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि क्या यूपी की पुलिस अब अदालत से, कानूनी प्रक्रिया से ऊपर हो चुकी है, और क्या जीरो टॉलरेंस की नीति केवल अपराधियों के लिए है, ये पुलिस वालों पे लागू नहीं होता। तो आखिर पूरा मामला है क्या, कैसे ये चीजें अनफोल्ड हुई है, आइए सब कुछ आसान भाषा में समझते हैं। तो देखिए, घटना की शुरुआत 9 जनवरी से होती है, जब चंदौसी कोर्ट के सीजीएम विभांशु सुधीर ने एक महत्वपूर्ण याचिका पर सुनवाई की। ये याचिका यामीन नाम के एक पिता ने दायर की थी, जिनका आरोप था कि उनके 24 वर्षीय बेटे आलम को पुलिस ने उस दिन जानबूझकर गोली मारी थी, जब वो मस्जिद के पास केवल बिस्कुट और टोस्ट बेच रहा था। अदालत ने साक्ष्यों और दलीलों को सुनने के बाद सेक्शन 156(3) के तहत पुलिस को निर्देश दिया कि तत्कालीन सीओ अनुज चौधरी और तत्कालीन कोतवाल अनुज तोमर समेत 10 अन्य अज्ञात पुलिस कर्मियों के खिलाफ केस दर्ज किया जाए। अब कोर्ट ने तो अपना आदेश दे दिया। इस आदेश को कानूनी भाषा में न्यायिक निर्देश कहते हैं कि अदालत ने कानून को या पुलिस को निर्देश दिया है, जिसका पालन करना पुलिस का संवैधानिक कर्तव्य है। लेकिन इस मामले में क्या हुआ कि इसके जवाब में संभल के वर्तमान एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने जो कहा, उसने पूरे देश के कानूनी गलियारों में एक नई बहस छेड़ दी है कि आखिर कार्यपालिका और न्यायपालिका में सुप्रीम कौन है, कौन किसका बॉस है। एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने मीडिया से बात करते हुए साफ कहा कि ये ऑर्डर इलीगल है, मतलब ये कोर्ट के ऑर्डर को इलीगल बता रहे हैं। और आगे कह रहे हैं कि हम एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे, यानी अदालत ने जो एफआईआर दर्ज करने को कहा है वो ये नहीं करेंगे। आगे एसपी साहब कहते हैं कि हमारी एसआईटी जांच और न्यायिक आयोग ने पहले ही पुलिस को क्लीन चिट दे दी है। यानी एसपी साहब का कहना यह है कि अगर एसआईटी ने क्लीन चिट दे दी है, तो अदालत कौन होती है उस पर सुनवाई करने वाली, उस पर फैसला देने वाली। अब आप इस बयान को गहराई से समझिए। एक जिले का पुलिस कप्तान खुद ये चीज तय कर रहा है कि कोर्ट का कौन सा आदेश सही है, कौन सा गलत है। जबकि संविधान के मुताबिक अगर पुलिस को किसी आदेश से दिक्कत है, तो वो ऊपरी अदालत में जा सकते हैं, अपील कर सकते हैं, लेकिन वो आदेश को मानने से इनकार नहीं कर सकते। पर यहाँ एसपी साहब ने जो बयान दिया है, वो दरअसल पुलिस को खुद जज की भूमिका में दिखा रहा है, और वो भी ऐसे केस में, ऐसी स्थिति में जब पुलिस पर आरोप है कि उन्होंने हिंसा को रोकने के नाम पर निर्दोषों को निशाना बनाया। अनुज चौधरी, जो इस पूरे मामले में मुख्य आरोपी हैं, जिन्हें खेल कोटे के तहत ये नौकरी मिली है, वो अक्सर अपने कड़क अंदाज और बयानबाजी के लिए सोशल मीडिया पर मशहूर रहते हैं। लेकिन फिर भी दंगे के दिन हुआ क्या था, उसको समझने के लिए हमें वापस से नवंबर 2024 के उस विवाद को याद करना होगा। देखिए, संभल की जामा मस्जिद को लेकर एक सिविल याचिका दायर की गई थी, जिसमें दावा यह किया गया था कि वहां पे पहले हरिहर मंदिर था। उसके बाद कोर्ट ने सर्वे का आदेश दिया। 19 नवंबर को जब पहला सर्वे हुआ, तो वो तो शांतिपूर्वक हो गया, लेकिन 24 नवंबर को जब टीम दोबारा वहां पे सर्वे करने गई, तो विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। पथराव हुआ, आगजनी हुआ, और फिर पुलिस ने गोलियां चलाई। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक उसमें 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 29 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस ने तब 2200 से ज्यादा लोगों पर केस भी दर्ज किया था, दर्जनों को जेल भी भेजा था। लेकिन सवाल उस आलम का था, उस इंसान का था, जो दंगाई की भीड़ का हिस्सा नहीं था। आलम के पिता का दावा है कि उनका बेटा सिर्फ पेट पालने के लिए टोस्ट और बिस्किट बेच रहा था। जब पुलिस ने फायरिंग शुरू की, तो आलम डरकर भागने लगा। उसकी पीठ पर 2 गोलियां लगी। और आगे की कहानी जो आलम के पिता बताते हैं कोर्ट में, वो दरअसल पुलिस के खौफ की कहानी बताता है। आलम के परिवार ने उसे किसी स्थानीय अस्पताल में भर्ती नहीं कराया। पता है क्यों? क्योंकि गोली लगने के बाद भी उन्हें डर था कि पुलिस उसे दंगाई बताकर अस्पताल से ही कहीं उठा ना ले जाए, कहीं उसका एनकाउंटर ना कर दे। वो उसे चुपके से मेरठ ले गए, वहां डॉक्टरों को बताया कि आपसी झगड़े में चोट लगी है, तब जाकर कहीं उसका इलाज हो पाया। और ये डर अपने आप में बताता है कि एक आम नागरिक सिस्टम पे कितना भरोसा करता है, या पुलिस वालों पे कितना भरोसा करता है। बेटे को गोली लगने के बावजूद पिता ने न्यायिक प्रक्रिया से भरोसा नहीं उठाया। उन्हें उम्मीद थी कि अदालत से उन्हें न्याय मिलेगा, और 1 साल तक उनकी ओर से एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स ने इस मामले की कानूनी पैरवी की, जिसके बाद अब जाकर बड़ी मुश्किल से एफआईआर का आदेश आया है, जिसे संभल के मौजूदा एसपी इलीगल बताकर एफआईआर लिखने तक को तैयार नहीं है और डायरेक्टली कोर्ट की अवमानना कर रहे हैं।
और अगर हम बात करें अनुज चौधरी की, तो जैसा कि मैंने बताया, वो केवल एक पुलिस अधिकारी नहीं है, बल्कि इंटरनेशनल रेसलर भी रह चुके हैं। उन्हें अर्जुन अवार्ड तक मिल चुका है, लेकिन पुलिसिंग में उनका कैरियर विवादों से भरा रहा है। संभल हिंसा के समय वो सीओ थे। हिंसा के बाद होली के समय भी उनका एक बयान वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने कहा था कि जिसको भी होली से दिक्कत है वो घर में रहे। आलोचना करने वालों का कहना है कि उनकी कार्यशैली एक संवैधानिक अधिकारी के बजाय एक राजनीतिक कार्यकर्ता जैसी अधिक पाई जाती है। सरकार ने उन्हें प्रमोट करके एसएसपी बनाया, लेकिन अब अदालत ने उनके खिलाफ अटेम्प्ट टू मर्डर के प्रयास की जांच की बात कही है। तो ये सब तो कानूनी प्रक्रिया है जिसको होना चाहिए, लेकिन जब पुलिस अदालत के आदेशों का अवहेलना करती है, उसको मानने से मना करती है, तो इसका संदेश सिर्फ एक जिले तक सीमित नहीं रहता, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत की न्यायिक गरिमा को चोट पहुंचाता है। अगर पुलिस खुद को ही अदालत से ऊपर मानने लगे, तो फिर आप सोचो, चाहे वो विदेशी निवेशक हों, चाहे मानवाधिकार संस्थाएं हों, क्या वो भारत को रूल ऑफ लॉ वाला, असली डेमोक्रेसी वाला देश मानेंगी? ये मामला सीधे तौर पर सेपरेशन ऑफ पावर, यानी जो शक्तियों का बंटवारा है, उसके सिद्धांत का उल्लंघन है। क्योंकि साफ साफ संविधान कहता है, विधायिका कानून बनाएगी, कार्यपालिका उसको लागू करेगी और न्यायपालिका देखेगी कि वो कानून सही से लागू हो रहा है या नहीं। अगर कार्यपालिका ही न्यायपालिका का बॉस बन जाएगा, तो लोकतंत्र का संतुलन बिगड़ना तय हो जाता है। इसीलिए संभल का ये मामला सिर्फ एक गोलीबारी की घटना तक अब नहीं रुका है, ये उत्तर प्रदेश के प्रशासन और न्यायपालिका के बीच में एक कोल्ड वार बन चुका है। सवाल ये है कि क्या पुलिस के पास ये अधिकार है कि वो अपनी ही जांच को अदालत के आदेश से ऊपर रखे? अब मेरा सवाल आपसे है, ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ कि आप बताओ, क्या आपको लगता है कि संभल पुलिस का ये रवैया जायज है? क्या पुलिस को अदालत के आदेशों की वैधता, ये उसकी लीगैलिटी को तय करने का अधिकार होना चाहिए? जो भी आपकी राय है, लिखिए उसको कमेंट बॉक्स में। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, ताकि ऐसी और भी वीडियोज हम आपके लिए ला पाएं।